गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जिस तरह से हम गुजराती में जोड़नी पढ़ते हैं कि किस तरह से शब्द की लिखावट सही रूप से की जा सकती है, उसी तरह हिंदी में भी हमें किस तरह से शब्द को सही रूप में लिखना चाहिए वो हमें वर्तनी सिखाते हैं। वर्तनी क्या? वर्तनी। वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग। मूल शब्द किस तरह से सच्चे रूप में लिखा जाए उसे हम वर्तनी कहेंगे। जिस प्रकार गुजराती में जोड़नी सीखे थे, जोड़नी सीख गए ना हम गुजराती में, उसी तरह यहाँ पे हम वर्तनी सीखेंगे। कि आप इंग्लिश में भी स्पेलिंग मिस्टेक करते होंगे कि किस प्रकार से आपको स्पेलिंग लिखना है, वो आप मिस्टेक करते होंगे, है ना। तो वो किस तरह से सच्चे लिखे जाए वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हमें किस रूप से लिखना है वो हमें आना चाहिए। वर्तनी उर्दू में हिज्जे और इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है। वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही
वर्तनी लिखना ही वर्तनी है। जिस प्रकार से स्पेलिंग सच्चे होते हैं, सच्चा लिखना होता है, उसी तरह हिंदी में सच्चे शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार से लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। तो यहाँ पे वर्णों की लिखावट, वर्णों की लिखावट में सावधानी, वर्णों की लिखावट में सावधानी। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि वर्तनी किसे कहते हैं। सही शब्द की लिखने की रीत को हम वर्तनी कहेंगे। सबसे पहला आएगा ख को रौ की तरह न लिखे। ख को रौ की तरह न लिखे। इससे ख रौ बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा। दाना तो रवादार, तो ऐसा नहीं लिखेगा, मतलब दाने दार। तो यहाँ रवादार मतलब दानेदार। तो यहाँ पे ख और रौ दोनों के बीच में डिफरेंस है। किस तरह से हम कई बच्चे इस तरह से लिखते हैं, तो ये र हो जाएगा। ये र की मात्रा को बड़ा करना है, ये व की छोटी करनी है और जो स्टैंडिंग लाइन है उससे जोड़ देनी है। ठीक है। इसको ख बोला जाएगा, इसको रौ बोला जाएगा। तो अभी ये पहला था और
अब किसके ऊपर आधी शिरोरेखा आएगी ये हमें जानना है कि प य भ य फिर श क्ष और श्र। क के ऊपर पूरी आएगी और क में आधी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि क जो है क जो है उसका पूर्व का उसके पूर्व का गोल वाला सिरा मूड़ा होता है। गोल वाला सिरा मुड़ा होता है और मुड़े भाग तथा शिरोरेखा देने से शिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। रिक्त स्थान रहता है। यहाँ पे जिस तरह से श्र लिखा हुआ है, क में पूरी आएगी, श में पूरी आएगी, भ य में पूरी आएगी, श में पूरी आएगी, क्ष और क्ष में पूरी नहीं आती है। क्योंकि यहाँ पे भ और म के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा।
यहाँ पे हम पूरी सीधी रेखाएं कर देंगे तो ये भी म जैसा हो जाएगा। इसलिए म के ऊपर पूरी शिरोरेखा है और भ के ऊपर शिरोरेखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गोल वाला सिरा है। ये सिरा हुआ है, मोड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आधा आएगा और यहाँ पे पूरा आएगा। ठीक है, लिख लो। फिर आएगा, इसमें ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कब हमें चंद्र बिंदु करना है और कब हमें अर्धस्वर अनुस्वार करना होता है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु तो हंस, पाँच, यहाँ पे मैंने अनुस्वार किया हुआ है और यहाँ पे चंद्र बिंदु। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुस्वार कहाँ पे आएगा और चंद्र बिंदु। सबसे पहले जानेंगे अनुस्वार किसे कहेंगे और चंद्र बिंदु किसे कहेंगे। तो ये दोनों ऊपर दिए गए उदाहरण में हंस और पाँच, हंस में अनुस्वार का चिन्ह प्रयोग किया हुआ है और उसे अनुस्वार कहते हैं, और पाँच में जिस चिन्ह का माने चंद्र बिंदु का उपयोग हुआ है उसे अर्ध अनुस्वार कहते हैं या चंद्र बिंदु कहते हैं। तो इसे अनुस्वार, इसे चंद्र बिंदु या अर्ध अनुस्वार अर्ध अनुस्वार कहते हैं।
ये अनुनासिक है। न अंग ज्ञ अण न, तो यहाँ पे शंकर, तो हम इस प्रकार से नहीं लिखते। हम इस प्रकार से नहीं लिखते, हम इस प्रकार से लिखते हैं। और साथ में चंचल, तो हम इस प्रकार से नहीं लिखते, तो हम यह प्रयोग करते हैं। डंडा, डंडा और संत, क्योंकि इसकी उच्चारण जो स्थान है वो कोमल है। अर्धानुस्वार माने चंद्र बिंदु का उच्चारण पूरे अनुस्वार की अपेक्षा में कोमल होता है। इसे पूरे अनुस्वार के भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता है। लिखते हैं कि अर्धानुस्वार अर्धानुस्वार का उच्चारण पूर्ण अनुस्वार की अपेक्षा में कोमल और हल्के होते हैं। अर्धानुस्वार के उच्चारण पूर्ण अनुस्वार की अपेक्षा में कोमल और हल्के होते हैं। इससे पूरे अनुस्वार की भ्रांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता।
लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अंत लिख सकते हैं। हम अंत लिख सकते हैं। अतः एवं लिख सकते हैं पर आँख को आँख नहीं लिख सकते। देखो क्या कहते हैं, अर्धानुस्वार के उच्चारण पूर्ण अनुस्वार के अपेक्षा में कोमल और हल्के होते हैं। इससे पूरे अनुस्वार की भ्रांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत तो न आया अनुस्वार में तो हम अंत लिख सकते हैं, लेकिन आँख बोलने में कोमल होता है, उच्चारण उसका कोमल होता है, तो उसको हम आँख नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमें चंद्र बिंदु ही करनी पड़ेगी। अतएव जहाँ अनुस्वार का कोमल उच्चारण अनुस्वार का कोमल उच्चारण हो और जिसे अंग, ज्ञ, अण और न और म आदि अनुनासिक
अनुनासिक संयुक्त वर्णों से न लिखा जाए, न लिखा जा सके, वहाँ अर्ध अनुस्वार समझना चाहिए। और उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। तो अब आप ये सोचोगे कि हमें तो किस प्रकार चलेगा कि ये कोमल है या कठोर है ना। तो हम कंटिन्यू मुहावरा करते रहे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें से कोमल कौन सा है और कठोर कौन सा है। तो कंटिन्यू हमें अभ्यास करने पर ही इस सब का पता चलता है। लिख लो। आप इंग्लिश में जिस प्रकार से कंटिन्यू स्पेलिंग लिखते हैं बाद में ही आपको वो स्पेलिंग आता है, उसी तरह हिंदी और गुजराती में या कोई भी भाषा हो आप उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आपको सही उसकी लिखावट आएगी। तब जब तक आप आलस्य करेंगे तब तक आपको सही रूप में वो आएगा नहीं। यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ। क, ख, ग, झ और फ
का प्रयोग। क ख ग झ फ का प्रयोग। सबके नीचे मैंने बिंदी लगाई हुई है। तो इसका क्या प्रयोग होता है कि इसका कुछ ज़्यादा अर्थ नहीं चेंज होता है, क्योंकि अरबी और फारसी में इसका उच्चारण हल्का और कोमल होता है और इसीलिए इसका स्पष्ट उच्चारण के लिए इसके नीचे बिंदी लगाई जाती है और कोई इसका अर्थ होता नहीं है। खबर, फर्ज, गुस्सा, काबिल, जहर, जहर। तो ये सारे जो उदाहरण है इसके नीचे मैंने बिंदी की हुई है। तो ये वाक्य को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती है, दूसरा इसका कोई मतलब नहीं होता है। अरबी, फारसी भाषा के अरबी और फारसी भाषा के इन शब्दों में इन शब्दों में निर्देशित वर्णों का निर्देशित वर्णों का उच्चारण कोमल और हल्का हल्का
होता है। इन शब्दों के बगल में, इन शब्दों के बगल में बिंदी केवल इनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ शब्दों के केवल उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती है और किसी मकसद से लगाई नहीं जाती है। उसका कोई अलग से प्रोनाउंस भी नहीं होता है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क में शुद्ध वर्तनी लिखिए। आविष्कार गांव सुशोभित नहीं, ये नहीं, कवि यित्री, कवियत्री
पूजनीय। और फिफ्थ है जागृति। ये 5 शब्द के आपको सही वर्तनी लिखकर हमें भेजनी है। आगे और भी हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हम किस प्रकार से सही शब्द लिखने में भूल करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।